अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। कंटिन्यूअस शटडाउन और करते हैं सवाल। स्प्रिंग बाइस खोल लें, स्प्रिंग बाइस और डरे वगैरह पढ़ लें। जिम्बाब्वे लिमिटेड,
अगर पैदल पैदल भी चल रहे थे तो एंड तक पहुंच गए होंगे। चले अगर चल रहे हैं तो ठीक है, पहुंच जाए। पिछला भूलता जा रहा है, कोई मसला नहीं है, एक बार पहुंच जाए एंड तक। चलो ठीक है, पढ़ लिया। कैसे पता कंटिन्यू शटडाउन का सवाल है? सवाल पढ़ के पता चल रहा है। अच्छा, एक ना अपने ऊपर मेहरबानी ये करें और मेरे पर भी, कि जो मैंने सैटरडे को सवाल कराया था, आप एक दफा उसका सोल्यूशन देखें, क्योंकि मैंने उसको रेफर करना है। अगर रजिस्टर पे नोट किया था तो उसका सोल्यूशन देखें एक बार, मैंने उसको रेफर करना है। चले देख लिया आपने, कैसे पता चल रहा है कंटिन्यू शटडाउन है? सवाल के डेटा से नहीं, दो ऑप्शंस तो हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस की हेडिंग से, सवाल के कॉन्टेक्स्ट से क्लियरली पता चल रहा है
और इस सवाल में ना एक अच्छी बात यह है कि दोनों ऑप्शन की हेडिंग देके उसके मुताबिक डाटा दिया हुआ, और सवाल में ये भी शक नहीं छोड़ा कि कहीं तीसरी चौथी ऑप्शन नुक्कड़ से ना निकला है, तो नहीं, बस दो ही ऑप्शन है। एडवाइस विच ऑफ दी टू ऑप्शंस, तो दो ऑप्शन है, एक कंटिन्यू है और एक शट डाउन है। परसों वाले सवाल से मिलता जुलता है इस लिहाज से कि उसमें भी काम के लोग छोड़ के भाग गए थे, इसमें भी छोड़ के भाग गए, बस थोड़ी सी इसमें मुश्किलें ज्यादा डाल के स्टाइल ज्यादा मार दिया सवाल में। पहले डाटा देखते हैं, डाटा क्या है। पहले पैराग्राफ में कहानी लिखी हुई है कि हम ये फैसला कर चुके हुए हैं कि 31 दिसंबर 22 पे कराची वाली फैक्ट्री कर देंगे बंद। और जब ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची तो स्किल्ड लेबर तो गए। अब हम खड़े हैं 1 अप्रैल 22 पे, और जो हमारा प्लान अपनी जगह मौजूद है, क्या प्लान, 31 दिसंबर 22 से फैक्ट्री बंद करनी है, उसमें 9 महीने बाकी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के लोग लाके ये 9 महीने किसी तरह गुजार लें। तो उन 9 महीनों का बजट ये बना हुआ है। पहले पैराग्राफ और इस बजट वाले टेबल तक कोई एतराज। उसके बाद अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन में भी काफी सारी चीजें लिखी हैं, और उसके बाद फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में अंग्रेजियां लिखी हैं। वो तो चले मैं कैलकुलेशन करता हूं तो सारे सेंटेंसेस पढ़ के समझा भी देता हूं, लेकिन इसमें ना जो सवाल की प्लानिंग, सवाल मैनेज करने के लिए टिप्स हैं, जो परसों बोर्ड पे किया था ना, उसमें सारा डाटा शुरू से एंड तक सब मिक्स था। तो नसीहत ये की थी कि सारी ऑप्शंस साइमल्टेनियसली खोल लें, सवाल तरतीब से पढ़ते जाएंगे, और जिस की जो लाइन आइटम होगी वो उस वर्किंग में लिख लेंगे। ये सवाल थोड़ा उस लिहाज से बेहतर क्या है, हर ऑप्शन का अलग डाटा है, लेकिन उसमें फिर एक अलग फनकारी ये लग गई कि बजट का टेबल तो बना दिया, लेकिन उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में भी 5 पॉइंट्स यहां भी कहीं ना कहीं लिखे हुए। तो ये बात तो ठीक है कि ऑप्शन 1 का डाटा है, ऑप्शन 2 का डाटा है, लेकिन ये क्या है। तो हमने ना सवाल करते हुए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 1 का सारा डाटा अवेलेबल है, ऑप्शन 2 का सारा डाटा अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन 1 के ये 4-5 पॉइंट्स करके हम ये तसल्ली ना कर लें कि ऑप्शन 1 डन। हो सकता है इनमें से कोई पॉइंट्स इसके कॉन्टेक्स्ट में समझ आना हो, या हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो उसने यहां ना लिखा हो, यहां बता दिया हो। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि हमने 2 ऑप्शंस अलग अलग सॉल्व करनी है, उन ऑप्शंस में लिखे हुए पॉइंट्स भी और साथ इनको भी साथ साथ मिला के पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो यहां ना लिखी हो, यहां लिखी हो, और वो कंटिन्यू से रिलेटेड। तो इतना अच्छा भी डाटा बांट के नहीं दे दिया है, कुछ कॉमन भी दिया हुआ है। तो हमने हर ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करना जरूर है, लेकिन इन पॉइंट्स को सॉल्व करने से पहले ये भी साथ रिलेट करके देखना है। और जब ये सारे पॉइंट सॉल्व कर लें तो तसल्ली के लिए फिर इनको दोबारा देखना है कि इनमें तो नहीं कोई चीज जो शट डाउन से रिलेटेड। तो ये डाटा है अच्छा अरेंज, लेकिन कुछ कॉमन डाटा भी है। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि 2 ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं और उन ऑप्शंस में लिखे हुए पॉइंट सॉल्व करते हैं, लेकिन साथ साथ इनको भी रिलेट करते जाते हैं, है ना। स्प्रिंग 22 एक ऑप्शन है शट डाउन, शटडाउन, और सवाल में डाटा है ₹1000 में, और एक ऑप्शन है कंटिन्यू। ये सारे पॉइंट्स की मैं अंग्रेजी सॉल्व करते करते समझाता हूं। पहले सिर्फ इतना बता दे कि सवाल की अप्रोच उसको कैसे करने लगे, ये बात ओके। चले जी, सवाल तरतीब से शुरू से फिर पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ ठीक है, कहानी है उसके अंदर। फिर 9 महीने का बजट है। ये 9 महीने का बजट अब तो एज सच एप्लीकेबल नहीं रहा, क्योंकि ये तो तब सोचा था जब हमने 9 महीने काम चलाना था। अब अगर कंटिन्यू किया भी तो भी शायद इसमें कुछ चेंजेस लानी पड़े, और शट डाउन किया तो फिर तो ये वैसे ही फरेगा। तो अब हम कंटिन्यू और शट डाउन 2 ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। अब इस सवाल को ना ऐसे करते हैं कि चूंकि ऑप्शन 1 की हेडिंग में सवाल में पॉइंट्स हैं, तो हम पहले ऑप्शन 1 सॉल्व कर लेते हैं और साथ अदर इंफॉर्मेशन भी मिला के चलते जाएंगे। तो ऑप्शन 1 में देखें, पॉइंट नंबर 1, अगर हमने शट डाउन कर दिया तो किराए पे दे देंगे और 9 महीने का किराया 20 मिलियन कमाएंगे। तो यहां लिखें कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। कितना कमा लेंगे? 20,000। और यहां नहीं कमा सकेंगे तो पॉइंट नंबर 2 नहीं, बल्कि ठहरे, पॉइंट नंबर 1 वाली बात का ऊपर लिखे हुए 5 पॉइंट्स में कहीं कोई और
जिक्र कोई इससे इफेक्ट मिलता हो? नहीं। पॉइंट नंबर 2, पेनल्टीज एस्टिमेटेड एट इतना पे करनी पड़ेगी फॉर इट्स फेलियर टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स। ये कहां से आ गई बीच में? पॉइंट नंबर 1 में ऊपर लिखा हुआ है कि हमने ना कुछ कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिनको हमने गुड्स बेचनी ही बेचनी है वरना पेनल्टीज पड़ेंगी। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि अब चूंकि फैक्ट्री बंद कर देंगे तो उनको फिर इनकार करना पड़ेगा, तो उसमें पेनल्टी पड़ जाएगी कितनी? 3.8। और यहां नहीं पड़ेगी तो यहां से भी लिख लें। नहीं, वहां पड़ेगी वहां लिख लेंगे, यहां नहीं पड़ेगी तो नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। कौन सा क्लोजिंग रॉ मटेरियल? ऊपर अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में आ रहा है 31 मार्च 22 पे खड़े होके कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है और कुछ डिफेक्टिव यूनिट्स का पड़ा हुआ है। तो ये रॉ मटेरियल वाले की बात हो रही है। कितना पड़ा हुआ था? 10,000 केजी। अब नीचे क्लोजिंग रॉ मटेरियल यानी उस 10,000 केजी की बात हो रही है। कैन बी यूज्ड, हम अपनी किसी और फैक्ट्री में इसका इलाज करा के इससे 9,000 केजी रीटा बना लेंगे। कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? तो उसमें से 9,000 से रीटा बना लेंगे। नहीं, पूरे 10,000 से, क्योंकि ये नहीं कहा कि उनमें से 9,000 से, कहा हुआ है क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज। तो वो जो 10,000 किलो पड़ा हुआ है या तो हम उससे 9,000 किलो इलाज करा के एक और मटेरियल बनवा लें, और अगर नहीं दिल तो इसको बेच दें। अच्छा, ये बात हो रही है जो मटेरियल पड़ा हुआ है। परसों वाले सवाल में ना मैंने आपको जबानी बोले थे 2 तरीके, एक लिखा था और एक जबानी कहा था। परसों वाले सवाल में भी जो 25,000 किलो पड़ा हुआ था उसके 2 हल हो सकते थे उसको सॉल्व करने के। या उस पड़े हुए को कंटिन्यू ऑप्शन में यूज करना, एज अ कॉस्ट दिखा दें, तो फिर यहां कुछ नहीं लिखना, या फिर यहां पर उसको एज अ बेनिफिट दिखा दें, यहां कुछ नहीं लिखना। जो पड़ा हुआ मटेरियल है कंटिन्यू में यूज हो जाएगा, उसको 2 तरह डील कर सकते हैं। कंटिन्यू में यूज कर लें, उसके फायदे को कॉस्ट दिखा दें, यहां कुछ ना करें, या फिर यहां उसका फायदा दिखा दें और यहां कुछ ना करें। तो यहां पर उस सवाल में ले लिया था, अब दूसरी वैरायटी यहां लेके दिखा देता हूं। यहां हम उसको इनफ्लो ले लेते हैं, वहां लिख लें कॉस्ट तो भी सही है, लेकिन मैंने दोनों चीजें दिखा देता हूं कि अगर हम शट डाउन में आए तो कैसे। इसको मैं यहां पर बेनिफिट ले रहा हूं इनफ्लो, और यहां पर नहीं लिख रहे। आप अगर परसों वाले तरीके से चलना चाहें तो यहां नहीं लिखेंगे और यहां पर एज अ कॉस्ट लिख लेंगे। दोनों बातें सही हैं। कितना बेनिफिट? हाँ जी, हायर ऑफ। क्या हल है हमारे पास? एक हल तो यह है कि हम इसको 10,000 केजी को 160 का बेच दें, या फिर इससे रीटा बना लें। तो फायदा क्या है? रीटा नहीं खरीदना पड़ेगा। कितना? 9,000। कितने का मिलता है? 350। लेकिन इसके इलाज में खर्च होगा 140 इंटू 10,000 या 9,000? 10,000। क्यों? 140 पर केजी ऑफ इनपुट। तो इन दोनों में से हायर 1750, ये 1600 बनता है, ये 1750 बनता है। तो इस एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल का कंटिन्यू ऑप्शन में यूज हो जाना, यहां पर एज अ कॉस्ट दिखा दें, यहां ना दिखाएं, या फिर यहां पर एज अ फायदा दिखा दें और यहां ना दिखाएं। ये परसों 25,000 किलो बताया था।
हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट नंबर 4, फैक्ट्री सुपरवाइजर को 12 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। एन अमाउंट इक्वल टू 12 महीने की सैलरी ये सुपरवाइजर को देनी पड़ेगी। सुपरवाइजर कहां से आ गया बीच में? अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 कि जो ऊपर टेबल में फिक्स्ड ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं उनमें एक डेप्रिसिएशन है और एक सुपरवाइजर की सैलरी है। अच्छा, वो ऊपर बजट कितने अरसे का है? तो फिर सुपरवाइजर की जो 3.6 मिलियन सैलरी है वो भी 9 महीने की। तो अगर हम उसको अभी निकाल दें तो उसको 12 महीने की सैलरी के बराबर अमाउंट देनी पड़ेगी। तो ये क्या नखा है भाई? हो सकता है कोई एम्प्लॉयमेंट में लिखा हो कि अगर निकालेंगे तो फिर टर्मिनेशन बेनिफिट देने पड़ेंगे, तो हमें उसको अगर कंटिन्यू करना है फिर तो 9 महीने की सैलरी देंगे, और अगर शट डाउन करना है तो फिर 12 महीने की सैलरी देंगे। यानी इसमें जब सॉल्व करेंगे तो यहां 9 महीने की फिगर और यहां 12 महीने की फिगर। और ये बाद में भूल जाना है तो लिख ही रहे हैं अभी। और 3.6 मिलियन 9 महीने के, तो 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 9 एक महीने की इंटू 12 4800। जी पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 तक। ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी फॉर सेल ऑफिसर्स, ये कहां से आ गया? ऊपर अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि हमने ना किसी एजेंसी से, एजेंसी नहीं लिखा हुआ यहाँ, थर्ड पार्टी लिखा, मैं कह रहा हूं किसी एजेंसी से कहा कि हमें ना सेल्स के लोग चाहिए, तो उन्होंने हमें 5 लोग प्रोवाइड कर दिए और उनसे ये तय हुआ कि 31 दिसंबर 22 तक हमें वो सर्विसेज देंगे और उसके हमने जो पैसे देने हैं वो ऊपर टेप नहीं दे नहीं दिए, देखा दिए देने होंगे, वो ऊपर टेबल में आ रहे हैं कितने? 8200। क्योंकि ऊपर टेबल में जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, तो अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट 4 में लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट, इंक्लूड लिखा होता सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो इसके अलावा भी हो सकते थे, लेकिन रिप्रेजेंट का मतलब है कि वो यही है। तो ये 8200 की बात हो रही है। तो 8200 इन लोगों को 31 दिसंबर तक हायर किया हुआ है। ये 8200 कितने महीनों के पैसे होंगे? 9 महीनों के। ऑप्शन 1 पॉइंट नंबर 5, अगर हमने इनको अभी फारिग कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जितने महीने पहले फारिग करेंगे, किससे पहले? 31 दिसंबर से पहले, तो उतने महीनों का इनसे काम भी लेना होगा और पैसे भी देने होंगे। तो ये है ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट यानी हम जहां खड़े होंगे इनको फारिग कर रहे होंगे, रिमेनिंग अमाउंट यानी वहां से 31 दिसंबर तक रिमेनिंग अमाउंट, उसका 30% इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 8200 भी देना होगा, पेनल्टी भी देनी होगी। नहीं बस पेनल्टी, वो जो सुपरवाइजर था उसमें तो पेनल्टी की अमाउंट बताई थी कि वो 12 महीने की सैलरी के बराबर होगी, लेकिन जहां पर पेनल्टी है उस अमाउंट का 30%, तो हम उनको पेनल्टी देंगे। लेकिन अगर हम उनसे काम लेना चाहें तो लाहौर ऑफिस में गुंजाइश है, तो हम उन लोगों को लाहौर ऑफिस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, लाहौर ऑफिस में यूज किया तो कितने अरसे तक? 31 दिसंबर 22 तक, और फिर उनको पेनल्टी भी देंगे? नहीं, फिर उनको हम वही 8200 ही दे रहे होंगे। लेकिन लाहौर भेजने के लिए, उनको वहां पर दोबारा घर बसाने के लिए, मतलब घर अरेंज करने के लिए उनको 2 मिलियन देना पड़ेगा रीलोकेशन अलाउंस। उनको वहां से वहां जाकर दोबारा घर में कोई रहने सहने का बंदोबस्त करना होगा, तो वो 2 मिलियन देना पड़ेगा। तो इन लोगों को या तो हम अभी फारिग कर दें पेनल्टी देके,
या फिर लाहौर भेज दें 2 मिलियन देके, तो क्या करें? जो दोनों में सस्ता काम। तो हम कह देंगे इन्हों लाहौर ले जाओ। वर्किंग 1, अगर हमने इनको पेनल्टी दी तो कितनी? 8200 का 30%, 2460। और अगर हमने इनको लाहौर भेज दिया तो 2000। हाँ जी, तो 2460 और 2000 में से 2000। इस पे कोई एतराज है? क्या एतराज? अगर हम इनको लाहौर भेजेंगे तो हम इनको 8200 देंगे, और अगर यहीं रखेंगे सिर्फ पेनल्टी देंगे, तो फिर 2460 को 2000 से कंपेयर करना पड़ेगा, या इस 2000 के साथ 82 भी मिलाना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं, बात 12 महीने की नहीं है, 12 नहीं, 9 महीनों का। बात यह है कि हम अगर अभी फारिग कर देते हैं तो बस पेनल्टी, लेकिन अगर फारिग नहीं करते और 9 महीने उनको लाहौर में इस्तेमाल करते हैं तो फिर भेजने के पैसे भी और 8200 भी। तो इस 2460 को 2000 से कंपेयर करें या 10200 से? क्यों? हाँ जी, अच्छा, लाहौर में उनको भेजेंगे कि बस चिड़ियाघर फिर लो जाकर? तो काम ही लेंगे ना, उनसे काम ही लेना होगा लाहौर में, तो हमें उनसे काम लेने की जरूरत लाहौर में होगी तो ही उनको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम उनको लाहौर भेजते हैं तो भी 8200 है, और अगर इसी प्रोजेक्ट पे काम ले लेंगे तो अभी 8200। तो 8200 इन एनी केस हमने देना ही देना। देखिए, अगर हम उनको लाहौर भेजने लगे हैं तो सैर करने थोड़ी भेज रहे हैं, काम ही लेंगे ना। तो अगर तो इस वक्त सवाल ये बन गया कि उनसे यही काम ले लें या लाहौर भेजें। तो 8200 इन एनी केस देना ही देना है। तो फिर 8200 डिस्कशन से निकल गया। तो अब हमारे पास ये मामला रह गया कि अगर हम उनको फारिग कर देते हैं तो पेनल्टी देनी, और अगर फारिग नहीं करते तो लाहौर भेजना। तो अगर फारिग करते हैं तो पेनल्टी देंगे, लाहौर भेजते हैं तो 2000 देंगे। तो इनमें से 2000 लोअर है, तो लाहौर लाइन। अच्छा, इसमें ये बात मैं दोहरा देता हूं कि अगर हमने उनको लाहौर भेजना है तो कोई काम होगा तो लाहौर भेजना है ना, तो वहां इनकी जरूरत हो सकती है। इसलिए हम अगर उनको लाहौर भी भेज रहे होंगे तो 8200 तो फिर भी देना ही, इसलिए 8200 को नहीं लिख रहे। क्या जी? अच्छा, चले मैं कंटिन्यू में आके ना इस बात को फिर रिपीट कर देता हूं, यानी कंटिन्यू में भी इस बात को रिपीट करता हूं, दोबारा समझाता हूं पॉइंट जी। हाँ, चले मैं इसको ना पहले कंटिन्यू में लिख देता हूं, फिर यहां पर करता हूं बात। अगर हमने कंटिन्यू किया तो इन लोगों को 8200 पे करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। अच्छा, एक और तरह समझाता हूं। जरूर, इसको जरूर। अच्छा, ये जो 8200 है ना, ये पता नहीं भी बताते बताते एकदम से कीड़ा आ गया दिमाग में कि 8200 पे मैं थोड़ी और सोच के बताऊंगा। इस 8200 पे मैं आज तजुर्बे और कर लूं कि उस 8200 को यहां लिखना है कि नहीं लिखना। उस 8200 पे तजुर्बे करके बताऊंगा इंशाल्लाह कल। अभी मैं कुछ तजुर्बे कर रहा था लेकिन वो इतने कामयाब नहीं हुए। तो उस 8200 के अलावा इन दोनों खर्चों में से
ये बेहतर है, तो हम लोग उनको फारिग नहीं करेंगे, हम उनको लाहौर भेज देंगे। तो अगर हम उनको लाहौर भेजेंगे तो हमें रीलोकेशन पे 2000 खर्च करना पड़ेगा। 8200 यहां लिखना है कि नहीं लिखना, ये मेरे दिमाग में भी कुछ कंफ्यूजन चल गई है, अचानक बताते बताते एक चीज आ गई दिमाग में। हाँ, यहां क्यों नहीं लिख रहा वो बताता हूं। अगर हमने उन लोगों को लाहौर भेजा तो जरूरत है तो लाहौर भेजा ना, तो वो जो 8200 का काम वहां है, वो लोग हमने वहां लाने थे, उनकी जगह ये चले जाए। देखिए, लाहौर में जरूरत है तो उनको यहां से भेज रहे हैं, तो वो जो उन लोगों को पैसे दे रहे थे उनकी बजाय इन लोगों को दे रहे होंगे, तो 8200 देने ही देने। इसलिए मैं 8200 को इस वक्त डिस्कशन में नहीं ला रहा। हाँ, कंटिन्यू में 8200 एडिशनल जाएगा कि नहीं, ये मैं खुद ही एक चीज में उलझ गया हूं, इतनी गहरी अभी एक कंफ्यूजन आ गई दिमाग में, तो इसलिए मैंने यहां 8200 को लिखना है कि नहीं लिखना ये बात रोक ली है। उसके अलावा बाकी सवाल पूरा करते हैं, इस पे इंशाल्लाह आज ही तजुर्बे करके तो मैं आपको कल ये 8200 का जवाब देता हूं। अभी 2460 और 2000 में से 2000 आ गया। पॉइंट नंबर 5 डन। अच्छा, अब जब हमने ऑप्शन 1 के पांचों पॉइंट देख लिए ना, फिर भी तसल्ली के लिए अदर इंफॉर्मेशन दोबारा देखते हैं, शायद उसमें कोई चीज ऐसी हो जो यहां लिखनी बनती है। वापस आते हैं ऊपर। पॉइंट नंबर 1 में तो चीजें बेचने की बात हो रही है, नहीं। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड बुलेट पॉइंट, जो रॉ मटेरियल है वो तो डिस्कस हो गया नीचे। तो ये जो 2500 खराब यूनिट्स पड़े, इनका क्या? ये हमने रद्दी बेचनी है। अच्छा, अब ये जो रद्दी बेचनी है ना, इसका अगर सवाल पड़ा है तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में इस रद्दी का दोबारा कोई जिक्र नहीं किया गया। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में जितनी अंग्रेजी लिखी है, इस पड़े हुए 2500 खराब यूनिट्स का कुछ भी नहीं बताया। तो फिर ये रद्दी इन एनी केस बेचनी ही बेचनी, चाहे हम फैक्ट्री कंटिन्यू करें चाहे ना करें, वो खराब यूनिट्स है, वो रद्दी बेचनी है। तो वो या तो दोनों में ही इनफ्लो लिख लें या दोनों में ही ना लिखें, क्योंकि इन एनी केस वो रद्दी बेच ही देनी है, तो वो इस वक्त डिस्कशन में रेलेवेंट नहीं। तो उन 2500 का बेचना या तो दोनों में बेचे या दोनों ही से इग्नोर करें। तो ये 2500 को दोनों से इग्नोर कर दिया, एम ही लिखेंगे तो टाइम लगेगा। पॉइंट नंबर 3 में यहां कोई चीज रह गई हो, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 5। हाँ जी, अगर हम फैक्ट्री बंद कर देंगे तो ये जो प्लांट है, जो परसों वाले सवाल में 830 का बेचा था, बेच सकते थे, तो अभी फैक्ट्री बंद कर दें तो 2.8 का बेच सकते हैं। ये ऊपर अदर इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट 5 लिखा है। इसका देखिए ऑप्शन 1 में जिक्र नहीं था, लेकिन जाहिर है शट डाउन करेंगे तो ही वो प्लांट बेचेंगे ना, तो उसको फिर ऊपर वाले पॉइंट 5 से उठा के लिखा है। ऑप्शन 1 डन, लेकिन फिर भी मैं इसका भी टोटल नहीं कर रहा, हो सकता है ऑप्शन 2 करते करते यहां पर कुछ रेलेवेंट चीज आ जाए। ऑप्शन 1 डन। ऑप्शन 2 पे आते हैं। अगर सवाल वाकई पड़ा है तो ऑप्शन 2 में पॉइंट 1, 2, 3 ये तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की ही बातें की नहीं है बस, तो ऑप्शन 2 में बस लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ही हो रहे, फिर सिर्फ लेबर और ओवरहेड्स, लेबर ओवर मटेरियल सेल्स, वो किधर है? वो फिर हमें ऊपर से ही ढूंढनी पड़ेगी। देखें ऑप्शन 2 में जितनी अंग्रेजी लिखी है ना, पॉइंट 1, 2, 3, यहां पर डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स की ही बात हो रही है बस, बाकी बातें किधर है? तो फिर हमें ऊपर बजट से निकालना पड़ेगा। तो जो सेल्स होंगी, बजट वाली सेल्स ही लिख लें दोबारा, कंटिन्यू किया तो करेंगे कंटिन्यू, बजट वाली सेल्स लिख लें, क्यों नहीं? क्यों है तो वो भी 9 महीने का। हाँ जी, इसके अलावा भी पॉइंट 1 अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 इज नॉट द रीजन कि हम वो क्यों ना लिख लें। हाँ जी, ऑप्शन 2 का पहला से पॉइंट पढ़े, ऑप्शन 2.1 45,000 यूनिट्स बिकेंगे बस, ऊपर बजट कितने का है, तो इसलिए हम ऊपर वाली सेल यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स उतने नहीं होने, तो 45,000 यूनिट्स बिकने हैं। अच्छा, तो क्या हम जो ऊपर लिखा हुआ है उसको 45,000 बाय 50,000 करके लिख लें? वो 50,000 की है ना, तो हमें तो 45,000 बेच रहे हैं, क्यों नहीं? अब अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 काम आएगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जिन कस्टमर्स को गुड्स बेचनी ही बेचनी है, वो
कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, और जो हम 5,000 यूनिट्स कम बेचेंगे वो बाकी अदर्स वाले होंगे। कोई बात ही नहीं समझ आया तो पहले मैं अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 करके दिखा रहा हूं आपको। अदर इंफॉर्मेशन पे आते हैं, पॉइंट 1। अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 का मतलब यह है कि हमने जब बजट बनाया था तो कितने यूनिट्स का बजट था? उन 50 में से जो 75% थे वो ये कॉन्ट्रैक्ट वाले थे। और ये 75% यूनिट्स पे लगाना है कि वो 83,750 पे यूनिट्स पे, क्योंकि पॉइंट 1 में कहा हुआ है 75% ऑफ वॉल्यूम। तो जो बाकी थे वो फिर अदर्स थे। वो बाकी फिर अदर्स थे। ये तो था बजट। लेकिन अब हम ऑप्शन 2 पे अगर गए, यानी जो रिवाइज है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, हमको इनकार कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे तो 37,500 तो होगा, लेकिन हम तो अब लोगों से बस 45,000 बनवा सकेंगे। तो फिर अदर्स 12,500 की बजाय 75। ये मैंने अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 और ऑप्शन 2 का पॉइंट 1, ये उन दोनों को तोड़ा। अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट 1 की अंग्रेजी देखें और ऑप्शन 2 के पॉइंट 1 की अंग्रेजी देखें। हाँ जी। तो अब अगर हमें इतने यूनिट्स बेचने हैं तो इनकी अमाउंट तक पहुंचने के लिए यूनिट्स आ गए, प्राइस चाहिए। तो प्राइस किधर? सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी इक्वेशन बना के। निकाले। ऊपर जो बजट रेवेन्यू दिया हुआ है वहां से ढूंढे सेल प्राइस कितनी। नहीं नहीं, अच्छा चलिए हिंट दे दिया। नॉर्मल सेल प्राइस निकालनी है आपने। नहीं, 2,000। हमने जो बजट बनाया था, टोटल रेवेन्यू कितना? 83,750,000। ये कैसे बना होगा? 37,500 यूनिट्स के ऊपर 0.8x, 0.8 कहां से आया? और 12,500 यूनिट्स पे 0.95x, फुल एक्स नहीं, 0.95x। अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट 1 लिखा है मैंने। कॉन्ट्रैक्ट वालों को हम लोग नॉर्मल प्राइस से 20% सस्ता और बाकियों को नॉर्मल प्राइस से 5% सस्ता। ये पॉइंट 1 अदर इंफॉर्मेशन की अंग्रेजी। तो इसको सॉल्व करें तो x आ जाएगा 2,000। नॉर्मल सेल प्राइस 2,000 रुपए निकलेगी। इसको सॉल्व करें ना x के लिए 2,000। अदर इंफॉर्मेशन की पॉइंट 1 की अंग्रेजी और ऊपर टेबल में लिखा हुआ सेल्स रेवेन्यू, ये मैंने इस इक्वेशन से सेल प्राइस निकाली। अच्छा ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि रिवाइज यूनिट्स तो निकाल लिए, तो रेवेन्यू तक के लिए प्राइस चाहिए ना, तो प्राइस पॉइंट 1 से निकालनी पड़ेगी, अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट 1 से।
हाँ जी 2000। अच्छा इसी से आगे चल रहा हूं, इसी के नीचे तो सेल रेवेन्यू बन जाएगा ऑप्शन 2 का 37500 इंटू 2000 का 0.8 और 7500 इंटू 2000 का 0.95 टोटली बता दें 74250। यही अच्छा प्लान जो ऑप्शन 2 है उसमें कहीं ऐसी बात की है कि सेल प्राइस अब हम बदल देंगे, तो इसलिए जो बजटेड सेल प्राइस थी उसी को है। हाँ यूनिट प्राइस वाले लिए 74250। सेल्स ओके। ऑप्शन 2 में डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का जिक्र है, बस मटेरियल भी तो होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 में तो लिखा ही नहीं, तो फिर हम वो भी बजट से ही उठा लेते हैं। बजट में परसों वाला सवाल, परसों वाला एडिशनल को लिखा था और जो एग्जिस्टिंग है उसका दो हल बताए हैं, यहां पर एज अ कॉस्ट दिखा दें, यहां कुछ ना दिखाएं, या यहां पर एज अ बेनिफिट दिखा दें। तो आपकी मर्जी है 1750 चाहे यहां लिख दें, यहां कुछ ना लिखें, चाहे यहां ना लिखें और यहां पर 1750 एज अ कॉस्ट लिख लें, दोनों बातें थी। एडिशनल परसों वाले सवाल में क्या किया था? परसों वाले सवाल में हमें टोटल किलो बताए हुए थे स्टॉक में पड़े हुए के, और जितने टोटल किलो चाहिए थे वो भी बताते। तो हमने जितने टोटल किलो चाहिए थे उसमें से पड़े हुए वाले किलो माइनस किए थे और फिर उनके ऊपर 19 रुपए लगा दिया था। हमें टोटल कितने किलो चाहिए? हाँ जी, कितने रुपए, कितने टोटल किलो चाहिए? नहीं बताए। कॉस्ट पता है, ऊपर टेबल में कॉस्ट कितनी आ रही है? ये क्या आ गया? इन 45,000 के बनाने के लिए टोटल मटेरियल जितने रुपए का चाहिए, तो एडिशनल कितना चाहिए ये कैसे निकालूं? जो पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट माइनस कर दें। देखिए परसों वाले सवाल में ये किलो थे, तो जो पड़ा हुआ था उसके किलो माइनस कर दिए थे। ये जो चाहिए उसकी कॉस्ट है, तो जो पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट माइनस कर। ये अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट 2 में दिए। अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 2, क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है 3.4 मिलियन रुपए का है। ये बात दोबारा सुने, मटेरियल जो मजीद चाहिए वो तो चाहिए, एग्जिस्टिंग के दो हल हैं, यहां पर कॉस्ट लिख दें, यहां कुछ ना लिखें, यहां फायदा लिखें, यहां कुछ ना लिखें। 1750 वहां लिख लिया, यहां जीरो कर दिया, वहां ना लिखते तो यहां 1750 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती। वो तो हो गया जो पड़ा हुआ है। एडिशनल कितना चाहिए? परसों वाले सवाल में हमने 50,000 किलो नहीं 40,000 किलो में से पड़ा हुआ 25,000 किलो माइनस किया था, तो एडिशनल 15,000 किलो 19 रुपए मल्टीप्लाई किया था। जरा वो पेजेस पर रख के देखे ना। 40,000 यूनिट्स वाली ऑप्शन में 40,000 केजी में से पड़ा हुआ 25,000 केजी माइनस किया था, वो एडिशनल मटेरियल निकला था, उस पे इनटू 19 किया था। लेकिन अब हमें जितना चाहिए उसकी केजी नहीं पता, अमाउंट पता है, तो फिर एडिशनल की अमाउंट निकालने के लिए जितना चाहिए माइनस जो पड़ा हुआ, कितना आ गया? 29।
3.6 कैसे, वो किधर है? हाँ नहीं नहीं, 3.4 का बेनिफिट नहीं हो रहा, 3.4 तो इररिलेवेंट चीज है, उसको खरीदा था 3.4 का। यहां से मैं 3.4 इसलिए माइनस नहीं कर रहा कि उसका बेनिफिट हो रहा है। इतना टोटल मटेरियल चाहिए, जितना पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट माइनस की है, ताकि जो और चाहिए उसकी कॉस्ट निकले। ये जो टेबल में 36 मिलियन आ रहा है बजट वाले टेबल में, ये कॉस्ट आ रही है ना। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पड़े हुए के अलावा और कितनी कॉस्ट वाला मटेरियल चाहिए, तो इस कॉस्ट में से पड़े हुए की कॉस्ट ही माइनस करेंगे ना, तो पता चलेगा कि एडिशनल हमें टोटल 36 इंटू ये करें, ये 36 इंटू 45/50 32 पॉइंट, हमें इतने मटेरियल कॉस्ट, इतनी कॉस्ट का मटेरियल चाहिए। इसमें से जो एग्जिस्टिंग है उसकी कॉस्ट निकाल दें तो एडिशनल की कॉस्ट आ जाएगी। टोटल केजी में से एग्जिस्टिंग के केजी निकाल दें तो एडिशनल के केजी आ जाएंगे। टोटल की कॉस्ट में से एग्जिस्टिंग की कॉस्ट निकाल दें तो एडिशनल की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये मैंने एग्जिस्टिंग की कॉस्ट माइनस की है ताकि पता चले कि नए कितने कॉस्ट के चाहिए। इसको इसलिए माइनस नहीं किया कि इससे कोई 34 लाख का बेनिफिट है, नहीं, ये कॉस्ट है या कोई सेल वैल्यू है, ये हमने बजटेड इनकम स्टेटमेंट से फिगर उठाई है। तो ये पूरे 45,000 यूनिट्स पे जितनी कॉस्ट का मटेरियल लगेगा ये वो है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो पहले पड़ा हुआ है उसके अलावा बाकी कितनी कॉस्ट का मटेरियल चाहिए, तो इस टोटल कॉस्ट में से पड़े हुए की कॉस्ट माइनस करेंगे तो एडिशनल की कॉस्ट निकलेगी। तो ये इसलिए माइनस किया है क्योंकि हम ये जानना चाहते थे। ऑप्शन 2 में तो ये दो बातें लिखी नहीं है, ऑप्शन 2 की अंग्रेजी में तो ये बातें हैं ही नहीं, लेकिन मटेरियल भी तो लगना ही है ना, सेल्स भी होनी है, तो ये हमें ऊपर अदर इंफॉर्मेशन से निकालना पड़ा। हम आए ऑप्शन 2, पॉइंट नंबर 1 2 3। हाँ जी, लेबर में क्या टेस्ट हो गया यहां, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, अच्छा, अगर वाकई पढ़ना चाहते हैं, यही सवाल पहले आपका होमवर्क है आज, पहले यही दोबारा करिएगा। फिर दूसरा ऑटम 20, ऑटम 20, लेकिन पहले ये दोबारा करिएगा। ऑटम 20 सियाब के नाम से होगा शायद। लर्निंग कर्व ये आपके बाएं हाथ का खेल है। लर्निंग लगनी है यूनिट्स पे, किस पे, तो फिर हमें रखना पड़ेगा बैचेस, और लर्निंग कहां रुक जानी है, 5 पे, तो एक बार x रखेंगे 5, y इज इक्वल टू पहले बैच का टाइम 2750 पावर 2153, टोटल 2153 इंटू 5 107 और लर्निंग रुक रही है 5 पे, तो एक बार x रखना पड़ेगा 4। राउंडिंग ऑफ का फर्क कोई मसला नहीं है, y इज इक्वल टू 2750 इंटू 4.152 222 और टोटल 8912। फिफ्थ बैच का टाइम 1853। तो इसका एंड रिजल्ट टोटल आवर्स कितने बन गए, पहले 5 पे और अगले 10 पे, टू 9,295। ये आ गए लर्निंग के लेबर आवर्स। टू 9,295 वर्किंग फ्री इनटू कितने रुपए, 5।
14648। डायरेक्ट लेबर। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी में कोई परेशानी है तो बताएं। नहीं सॉरी, पॉइंट 3, पॉइंट 1 और पॉइंट 3। ऑप्शन 2 पॉइंट 1 यानी 45,000 यूनिट्स, और पॉइंट 3 ये लर्निंग के आर सॉल्व किए मैंने। चले पॉइंट 2 कर ले नोट कर ले जाता हूं। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर। चले अदर ऑप्शन 2 का पॉइंट 2, ये चूंकि नए लोग होंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स, उसका बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हो, फिर ध्यानी से काम करेंगे, तो वेरिएबल ओवरहेड्स 5% ज्यादा होंगे। किससे 5% ज्यादा? बजट से। लेकिन हम ये अवॉइड कर सकते हैं अगर उनकी ट्रेनिंग करवा लें। क्या अवॉइड कर सकते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स का होना अवॉइड कर सकते हैं, इंक्रीज का होना। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इंक्रीज, इसका मतलब है कि वेरिएबल ओवरहेड्स तो जो सोचे थे वो तो करने हैं। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, ट्रेनिंग कराए बगैर 5% हायर ओवरहेड्स ले लें, या ट्रेनिंग करा के उतने ही कर लें जितने करने हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स बजट के मुताबिक कितने बनने चाहिए? 11। ना 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 ना, पहले ये तो कर लें। ये क्या है भाई? वो तो 50,000 के है ना, 90। तो अगर हम लोग ये 45,000 यूनिट्स बनाएंगे तो बजट के लिहाज से इतने वेरिएबल ओवरहेड होंगे, लेकिन इनमें इजाफा हो जाना है। 9900 इंटू 5%, 495। और हम ये अवॉइड कर सकते हैं ट्रेनिंग करवा के। तो क्या करें? अगर ट्रेनिंग महंगी होती तो हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स इतने होते। ट्रेनिंग सस्ती है तो वेरिएबल ओवरहेड इतने होंगे और साथ ट्रेनिंग भी होगी। अगर हम जैसे अगर ये 600 होता तो फिर हम लोग ट्रेनिंग ना करते, फिर हमारे वेरिएबल ओवरहेड थे 10 जो पहले बोल रहे थे आप, 10395। लेकिन ट्रेनिंग कराने से ये इतने होंगे और ये साथ खर्च होगा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे 9900।
और साथ ट्रेनिंग का खर्चा होगा 450। पूरा सवाल ही समझ नहीं आया। अगर हम ट्रेनिंग ना करवाएं, अगर हम इनकी ट्रेनिंग ना करवाएं तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे? तो वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे? हाँ जी 94। अरे भाई ये बताओ ना 10। अगर हम ट्रेनिंग ना करवाएं तो वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे, और अगर ट्रेनिंग करवा लें तो फिर वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे 9900, लेकिन साथ ट्रेनिंग का खर्चा भी पड़ेगा 10। तो हम लोग ट्रेनिंग करवाएं या ना करवाएं? करवा लेना। तो ये 99 और 450 मैंने लिखी। देखिए अगर हम ट्रेनिंग नहीं करवाते तो वेरिएबल ओवरहेड्स इतने ही पड़ेंगे। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? हाँ तो वो 5% वाली नहीं आनी चाहिए। वो 5% जो बढ़ने हैं वो नहीं होने चाहिए, जितने नॉर्मल लगने हैं वो होने चाहिए। देखो चूंकि वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल तो 45,000 यूनिट बनाएंगे तो होंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं होंगे, तो इसलिए वेरिएबल ओवरहेड तो रेलिवेंट है। अब एक हल ये है कि जैसे चलेगा वैसे ही चलने दें, दूसरा हल ये है कि 450 खर्च करके इतने वेरिएबल ओवरहेड करवा लें। तो इसमें से ये सस्ता है, तो इसलिए इसको यहां लिखो। इसकी लोकेशन भी चेंज कर दिया, यानी इसको जो डाउनलोड होता वो कहाँ जाए, वो इधर इसमें चला जाए। हाँ ऐप में चला जाए। हाँ जी अच्छा पहले इसको पूरा कर लो फिर बताता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड्स ओके, घबरा गए आप लोग। वेरिएबल ओवरहेड्स पॉइंट नंबर 2 डन। ऑप्शन 2 पॉइंट 1 2 3 में कोई और एतराज? पॉइंट 4 अब हमने अगर 9 महीने बाद प्लांट बेचा तो वो बिकेगा 2800 का 80%। 22 ऑप्शन 2 में लिखी हुई सारी अंग्रेजी हो गई। अब आप अदर इंफॉर्मेशन में एहतियातन देख लें कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया। डेप्रिसिएशन को मैं यहां कहीं लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मौजूद प्लांट्स, डेप्रिसिएशन बिल्कुल रेलिवेंट चीज नहीं होती, और एलोकेटेड ओवरहेड्स वो भी रेलिवेंट नहीं होते, और ये जो टेक्निकल फीस है ऑलरेडी पेड, तो वो तो पास खत्म हो गई ना बात, तो इसलिए उसका भी कुछ नहीं करना। किसमें से रिमेनिंग? जो ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखे हुए हैं उनमें एक डेप्रिसिएशन आ रही है, वो भी रेलिवेंट नहीं है। एक टेक्निकल फीस आ रही है, वो भी पास हो गई ना, पैसे दे चुके, वो भी रेलिवेंट नहीं रही। सुपरवाइजर की सैलरी लिख ली, और जो बाकी है वो एलोकेटेड है, वो भी रेलिवेंट नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन में कोई और पॉइंट? तो टोटल 13950 1442 अच्छी बात है। कंक्लूजन क्या बना? कंटिन्यू करना चाहिए, है जी।
कंटिन्यू करना चाहिए, कंक्लूजन ये बना। वही कहूँ, सुबह तो टोटल कुछ होता है यार, 1889 तो कंक्लूजन क्या हुआ है जी? कंटिन्यू करेंगे। क्या कह रहे हो बेटे? एक मिनट आते। हाँ जी, यही सवाल दोबारा करना है आपने, और फिर ऑटम 22 है। अच्छा चलिए मेरी बात सुने, ये सवाल जरूर करें, ऑटम 22 की हिम्मत ना बचे तो करके आइएगा, कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कल फिर वो फर्दर प्रोसेसिंग करा के उसका होमवर्क देना है।